नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसा एजुकेशन पर। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, सावन की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे थे, बस उसे बंद कर दिया क्योंकि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 17 अगस्त से सबको पता है अनाउंस हो चुका है। और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज है, उनमें भी बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने बायोलॉजी का सीरीज शुरू किया है। आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं वादा करता हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी मिलेगी जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने देखा होगा कि थंबनेल से पता चल गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहले एक बॉडी के जरा सा पार्ट को हम देख लें। ये वकल कैविटी रहता है, उसके नीचे इसोफेगस मिलेगा, इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा स्टमक मिलेगा, फिर इसमें लीवर एक ग्रंथि मिलेगा, थोड़ा सा नीचे पैनक्रियाज मिलेगा, फिर छोटी आंत शुरू हो जाता है, डेडुनम कहलाता है, फिर बड़ी आंत, नीचे छोटी आंत, बाकी इनके तीन पार्ट डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। आइए जानते हैं पाचन क्या है। तो पाचन क्या है? बड़े खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे भागों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉल पार्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी एंजाइम की मदद से उस खाने को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी जटिल संरचना है। आप न्यूट्रिशन खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एक्सेट्रा खाते हैं। जब ये टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में, एंजाइम की मदद से इसको तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर, वही क्या कहलाता है? पाचन। यानी पाचन क्या है? एक प्रक्रिया है। पाचन एक कैसी प्रक्रिया है? पाचन जिसमें बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो शरीर में नए पदार्थों का बनना ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो हमारा डाइजेशन जो है किसका उदाहरण है? कैटाबॉलिज्म। क्योंकि ब्रेकडाउन इसमें कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है नए चीज़ों का बनना। कैसे? टूट करके बनना। एनाबॉलिज्म में भी नए पदार्थ बनेंगे, लेकिन एक से अधिक पदार्थ जुड़ करके नए पदार्थ बनेंगे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। और डाइजेशन जो है हमारा कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है, और ग्लूकोज का बनना किसका उदाहरण है? एनाबॉलिज्म। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है डाइजेशन एक कैसी प्रक्रिया है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, तो आप कैटाबॉलिज्म आंसर करेंगे। अब आते हैं डाइजेशन में भाग लेने वाले जितने ऑर्गन्स हैं, इन सब को मिलाकर नाम क्या देते हैं? एक सिस्टम नाम देते हैं, यानी तंत्र नाम देते हैं, डाइजेस्टिव तंत्र। इसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गन्स के नाम देखें। इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पहला एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, और दूसरा पाचन ग्रंथियां। यानी कुछ तो अंग होंगे और दूसरे ग्रंथियां। ग्रंथियां भी एक प्रकार का अंग है, हम लोग पढ़ेंगे। ग्रंथियां उसे कहते हैं जो या तो हार्मोन का स्राव करे या तो एंजाइम का स्राव करे, उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो तीन ग्रंथि हमारे भाग लेते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहला लाड़ीय ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड बोलेंगे, दूसरा लीवर, यकृत या जिगर, तीनों एक ही नाम है, और तीसरा पैनक्रियाज आता है जिसे अग्नाशय कहते हैं। इसकी संरचना पत्ती नुमा होती है, हम लोग देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग आहार नाल को पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पाचन ग्रंथि को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो पार्ट्स में से पढ़ेंगे। इस आहार नाल की देखें, आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट के आसपास होती है। आहार नाल में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? पहला आएगा मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं, इसे माउथ कैविटी भी बोलते हैं। दूसरा इसोफेगस, ग्रास नली या ग्रासनी भी बोलते हैं। अमाशय, स्टमक, और जिसे हम लोग पेट भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। और इंटेस्टाइन यानी आंत्र या आंत आता है, जिसमें दो भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने इनको आराम से देख लिया होगा। अब शुरू करते हैं। एक सबसे ऊपर वाले पार्ट वक्कल कैविटी को लेते हैं, और वक्कल कैविटी में देखते हैं क्या कुछ है। वक्कल कैविटी मुख के अंदर आता है। वक्कल कैविटी के भी तीन भाग होते हैं, अगर आप देखें। यानी मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा की बात करें, इसमें तीन चीज होंगे। एक तो आपका होगा जीभ, दूसरा होगा होठ, और तीसरा होगा दांत। और एक जीभ, दांत, होठ, ये तीन भाग होते हैं। जीभ की बात करें, इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्वाद को फील करवाता है। ये लगभग इसकी संरचना देखें तो कुछ इसके सबसे आगे वाले भाग में मीठा टेस्ट होगा, आपको मीठा महसूस करवाएगा। इससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो
ये नमकीन फील करवाएगा आपको, और सबसे पीछे जाएंगे तो ये बिटर यानी कड़वा फील करवाएगा। और दोनों साइड की बात कर लें तो ये आपको खट्टा फील करवाएगा। ये खट्टा है। ये जीव, ये एक मांसल संरचना होती है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। इसमें लगभग 8 से 10,000 माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमें स्वाद का अनुभव करवाता है। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, जो कि हमें टेस्ट का पता करवाता है। होठ की बात करें तो होठ एक तेलीय पदार्थ, होठ एकमात्र शरीर में एक ऐसा अंग है जो कि क्या है, ऑयल फ्री है, ऑयली फ्री है, ऑयली फ्री। ये एकमात्र ऐसा है जो कि तेलीय नहीं होता है, तेलीय नहीं होता है। इस होठ का एक ही काम है कि खाना को बाहर ना निकलने देना, इसे अंदर की ओर बंद करके रखना। और इसमें लिपस्टिक वगैरह लगाने वाली बात इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें इसका कोई पार्ट नहीं होता। दांत की बात करें, दांत की संरचना आप सबने लगभग देखी ही होगी। लगभग इस तरह के दांत होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट आपका क्राउन कहलाता है, और यही जो कहलाता है इसी का नाम है एनामेल, इनेमल। ये पूरा बॉडी पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग होता है। ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। एक का काम चीरना, फाड़ना, काटना ये होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है इनेमल, जो कि शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं, मैंने उससे बता दिया। यानी मुख्य गुहा में इतना काम हो जाता है, और यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का, इस मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का कितना, 30%। ठीक है, यहाँ पर माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, 30% कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स भी बोल दें, इसका डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक, अगर वहां से नीचे आवे, नीचे ये रहा मुख्य गुहा, ये वाला पार्ट, यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको ईसोफेगस दिखेगा, जिसे ग्रासनली बोलते हैं, ये वाला पार्ट। यहाँ पर कोई पाचन का काम नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम होता है, यानी संकुंचन और विरलन का काम होता है। इसे क्रामाकुंचन विधि बोलते हैं। खाना जब मुंह से नीचे की ओर आता है, मुंह में अगर ग्रंथि की बात करेंगे, हम लाड़ीय ग्रंथि पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, और अग्नाशय, पेनक्रियास, तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। जानकारी के लिए यहाँ देख लीजिए, जब खाना आप चबाते हैं, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये और एक होते हैं जो कि सलाइवा मिलाते हैं, और वो खाना कहाँ चला जाता है, चिकना बनकर खाना ईसोफेगस के थ्रू आमाशय में आ जाता है। यानी ईसोफेगस का एक ही काम होगा, इनका क्या काम होगा, खाना को ट्रांसफर करेगा कहाँ से, मुंह तक। ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस का यानी ग्रास नली का काम क्या होगा, खाना को ट्रांसफर करेगा मुंह से स्टमक तक ट्रांसफर करने का काम होगा, इनका एक ही काम। और इस किस विधि से करता है, तो इन्हें बोलते हैं क्रामाकुंचन विधि, यानी पेरिस्टालसिस मोशन, क्रामाकुंचन विधि, याद रखिएगा। ईसोफेगस में खाना जो है मुंह से पेट तक आता है, किस कारण से, किस विधि से, क्रामाकुंचन विधि। यहीं पर एक होता है, इनका नाम है एडम्स एप्पल, जो कि खाना को क्या करता है, नीचे धकेलने का काम करता है। जब खाना आता है, यहाँ पर कुछ संरचना बनाए होंगे, इसकी संरचना और ज़्यादा जूम आउट करके देखें, कुछ ऐसे दिखेगी। ये खाना को अपने अंदर एक खाना के साइज के अकॉर्डिंग आप ये क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यानी जब ये फैलता है, खाना एंटर करता है, जब फिर ये खाना इसी में पुश करेगा तो खाना फिर नीचे सरकेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये खाना फिर ये जगह फैल जाएगा, फिर ये खाना जब ये पुश करेगा, खाना आप नीचे की तरह धस जाए आ जाएगा, फिर ये खाना ये फुल फैलेगा, फिर ये फैलेगा, फिर जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये खाना फिर नीचे की ओर जाएगा। इसी विधि से जो खाना मुख से लेकर ईसोफेगस के द्वारा स्टमक तक आ जाता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन, स्टमक। ठीक है,
स्टमक देखते हैं। स्टमक के 3 भाग, सबसे ऊपर वाला भाग हमने यहाँ पर लिख रखा है, सबसे ऊपर वाला भाग यानी सबसे टॉप वाला भाग कार्डियक होगा, दूसरा फंडक और पाइलोरिक। ठीक, खाना जब स्टमक में आता है, ये पाइलोरिक वाले भाग में इस पाइलोरिक वाले भाग से जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? जठर रस, इंग्लिश कहेंगे इसका गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। अब गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, गैस्ट्रिक जूस में एक तो एंजाइम पाए जाएंगे और एक अम्ल, ये इसमें एंजाइम होंगे, 2 चीज होते हैं, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम पाए जाएंगे। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं तो कुछ प्राइमरी बैक्टीरिया जो कुछ खाने में चले आते हैं, अनवांटेड चीज जो कि हमारे लिए अनावश्यक है, उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारने का काम करता है। ठीक, और एंजाइम कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो ये रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। रेनिन, रेनिन पेप्सिन एंजाइम यहां से निकलते हैं। रेनिन दूध के पाचन में हेल्पफुल होता है और पेप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन करवाता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन, प्रोटीन का आंशिक पाचन यानी प्रोटीन की संरचना देखें तो प्रोटीन कुछ अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं? पेप्टॉन्स का। पेप्टॉन्स का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जब पेप्टॉन्स मिलते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं? ये प्रोटीन का, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लगभग 20 यूनिट अमीनो एसिड मिलकर पेप्टॉन्स बनाते हैं और वही लगभग 20 से 25 यूनिट मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब इन्हें जब डाइजेशन करना होगा तो हमें वापस प्रोटीन को पेप्टॉन्स, फिर पेप्टॉन्स से अमीनो एसिड में तोड़ना होगा। यानी ये आमाशय में इतना काम हो जाता है कि प्रोटीन किस में टूट जाता है? पेप्टॉन्स में। ये कहाँ होता है? तो आमाशय में। ये आमाशय में होता है। और आमाशय में कौन एंजाइम करता है? तो आपका आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम। आमाशय के पेप्सिन एंजाइम करते हैं। ठीक, अब बात रही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये अभी तक आंशिक पाचन हुआ। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करता है? पेप्सिन आंसर लगाइएगा। या फिर अगर पूछा जाता है या फिर प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन बदलता है, तब भी आंसर यही होगा। क्योंकि जब छोटी आंत में जाएंगे, आप सबने पढ़ा होगा कि छोटी आंत में खाना जो कंप्लीट रूप से पच जाता है, तो फिर वहां देखेंगे पेप्टॉन्स भी टूट जाता है। किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है। और फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण भी हमारा स्टमक नहीं जलता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है म्यूकस लेयर। ठीक है, यहाँ पर जैमोजिन एक सेल्स होते हैं जो कि अम्लजन कोशिका बोलते हैं हिंदी में उसको। अम्लजन कोशिका HCl का स्राव करता है और एक कोशिका यहाँ से इसका निर्माण करता है, म्यूकस लेयर का। म्यूकस नामक एक कोशिका होती है जो आप यहाँ देख रहे होंगे, एक कांटेदार संरचना हमने बनाया है स्टमक के अंदर, ये होता है। इनका नाम क्या है? तो म्यूकस लेयर। ये है म्यूकस लेयर। ये हमारे पेट को जलने से बचाता है। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? म्यूकस लेयर बनेगा। इसके बाद HCl निकलेगा। HCl क्या करेगा? प्राइमरी बैक्टीरिया को मारेगा। दूसरा काम क्या करेगा? ये इसी एंजाइम को, रेनिन पेप्सिन एंजाइम को क्या कर देगा? एक्टिव करने का काम करेगा।
अगर आपसे पूछा जाता है रेनिन पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है, तो आप लगाइए आंसर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता है, तो आप कहेंगे कि इनके HCl के स्राव होने से पहले हमारे पेट में क्या बन जाता है, म्यूकस लेयर, जो कि पेट को इससे जलने से बचा लेता है। ठीक है, ये हमारा काम हो जाता है स्टमक में। और ये सारी के सारे प्रोसेस जो है ना, लगभग हमारे पेट में 3 से 4 घंटे तक चलता है। कितना घंटे तक? 3 से 4 घंटे तक चलता है। इसके बाद भोजन ना पच उच के कैसा हो जाता है, हलवा के जैसा। इस हलवा को नाम देते हैं हम लोग क्या, काइन। क्या नाम देते हैं, काइन। ठीक है, 3 से 4 घंटे के बाद खाना, इसके बाद खाना, इसके बाद जैसे ही यहाँ तक स्टमक खत्म हुआ, फिर यहाँ के बाद से छोटी आंत शुरू हो जाता है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। यानी आप देखेंगे सबसे पहला भाग किसे, डेडुनम। यानी स्टमक हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग छोटी आंत को, यानी आंत के भी 2 भाग होंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके बाद हमारा क्या होगा, आंत होगा, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, आंत या आंत्र। ठीक है, ये 2 भाग में होते हैं, एक तो होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरे लार्ज इंटेस्टाइन। यानी एक छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहला भाग जो होता है हमारा, वो क्या होता है, डेडुनम। डेडुनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो पार्ट बताइए जहां पर आप देख रहे हैं ये रेड वाला, ये हमने जो सर्कल कर रखा है रेड वाला, यानी लीवर है। ये लीवर जो अपना बाइल जूस बनाकर, यानी पित्त रस बनाकर ये कहाँ भेजता है, आप देख रहे हैं डेडुनम के पास। फिर ये अग्नाशय, अग्नाशय भी अपना अग्नाशय रस बनाकर कहाँ मिला देता है, डेडुनम। मतलब खाना जो पहला स्टमक में खाना कैसा था, स्टमक में HCl निकल रहा था, HCl के कारण स्टमक में खाना कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। फिर अम्लीय खाना कहाँ आ चुका, इस छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के कारण ये बाइल जूस जो यकृत जो बाइल जूस का निर्माण करता है वो क्षारीय होता है, और वो खाना को क्या बना देता है, क्षारीय। आपसे पूछा जाता है कि अमाशय में खाना कैसा हुआ, तो अम्लीय। छोटी आंत में खाना का नेचर क्या हो जाता है, क्षारीय। किसके कारण, बाइल जूस के कारण। आप ये तीनों चीज देख रहे होंगे, अमाशय वाला पार्ट, अग्नाशय, लीवर, ये सभी एक ही जगह मिल रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। यानी डेडुनम क्या है, ये छोटी आंत में जंक्शन का काम करता है, ये जंक्शन का काम करता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए छोटी आंत का वो कौन सा भाग है जहां पर लीवर, स्टमक और पैनक्रियास तीनों जुड़े होते हैं, आप आंसर क्या लगाएंगे, डेडुनम। बस इनका ये काम होता है। इसके बाद डेडुनम से जस्ट नीचे ये वाला पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है जेजुनम। क्या, जेजुनम। और जेजुनम में कुछ नहीं होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है, ब्लड सप्लाई हो जाता है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट आता है कौन सा, इलियम। इलियम कहलाता है ये पार्ट। अब छोटी आंत में खाना जो है पूर्ण पाचित हो जाएगा। ये इलियम की संरचना कुछ ऐसे होती है, कांटेदार। यहीं पर खाना जो है पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, लेकिन आंशिक एब्जॉर्प्शन जरूर होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि खाना का अवशोषण कहाँ होता है, पाचन तो पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में, अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। लेकिन छोटी आंत में भी आंशिक पाचन का काम होता है, वो कहाँ, इलियम में। अगर आपसे पूछा जाता है छोटी आंत में खाना का आंशिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम टिक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी संरचना होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी उंगली नुमा संरचना। मुट्ठी देख रहे हैं, इस तरह की इसकी संरचना होती है, उंगली नुमा संरचना। ठीक है, ये तो छोटी आंत की भाग हो गए। अब छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में जुड़ा क्या है आपका, पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय। अग्नाशय जो है
अग्नाशय रस बनाता है, जिस रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यानी छोटी आंत में कौन, पैनक्रियाज जो निकाल कर देगा, यानी अग्नाशय कैसा रस देगा, अग्नाशय रस। ये अग्नाशय रस का स्राव करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, यानी पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों पूर्ण पाचक, क्योंकि यहाँ पर जो 30% आपका कार्बोहाइड्रेट मुख में हुआ था वो आकर के कंप्लीट यहाँ हो जाएगा 70%। प्रोटीन का जो आंशिक पाचन हुआ था, यानी अभी हमने पढ़ा प्रोटीन ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टॉन्स, और पेप्टॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। आपने देखा प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन तोड़ दिया था, जठर रस से निकलने वाले कौन से एंजाइम, पेप्सिन। क्योंकि अभी तक तो प्रोटीन का आंशिक पाचन ही हुआ था, कहाँ तक, स्टमक में। फिर पेप्सिन को किसमें तोड़ना होगा, एमिनो एसिड में। पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड में तोड़ना होगा, तब जाकर के प्रोटीन का कंप्लीट पाचन होगा। तो पेप्टॉन्स को एमिनो एसिड में कौन तोड़ता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टॉन्स को एमिनो एसिड में तोड़ देगा। क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक के कौन से वाले भाग में, पाइलोरिक वाले भाग में। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब प्रोटीन का आंशिक पाचन करता कौन है, पेप्सिन एंजाइम। फिर प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि छोटी आंत में हो जाता है पूरा। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको पचा देता है। इसके बाद अग्नाशय रस हो गया, इसके बाद बड़ी आंत को देखते हैं। और ये तीसरा वाला पार्ट जो था, इलियम में एक तो खाना का आंशिक अवशोषण भी होता है, और दूसरी बात ये किससे जुड़ी होती है, बड़ी आंत से। बड़ी आंत को इसके व्यास के आधार पर बड़ा बोला गया है, ना कि इसके लंबाई के आधार पर। लंबाई आप देख सकते हैं, ये क्वाइल जैसी संरचना जो है, छोटी आंत है, इसकी बहुत बड़ी होती है। आप बोटी समझ सकते हैं, खस्सी वगैरह, जब आप मीट लेने गए हैं मीट शॉप पर, तो आप देखेंगे बहुत सारा जो क्वाइल जैसी संरचना, तो वो छोटी आंत कहलाती है। उसकी वो काफ़ी पतली होती है, लेकिन बड़ी आंत जो है इसकी मोटाई, व्यास ज़्यादा मोटा है, इसलिए इसको व्यास बोलते हैं, इसे बड़ी आंत नाम देते हैं। बड़ी आंत के भी वापस 3 भाग हो जाते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। एक तो होंगे सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, बड़ी आंत में खाना का क्या होता है, अवशोषण। क्या कहेंगे, खाना अवशोषण होता है। बड़ी आंत में खाना का अवशोषण होता है। इसके बाद इस बड़ी आंत में ही एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, या इसको ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनका काम क्या है, खाना जब पचने उचने के बाद, जितना भी एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसे ये बैक्टीरिया खाता है, और ये हमें क्या देता है, बदले में विटामिन के देता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वैसी स्थिति जहाँ पर एक जीव 2 अलग अलग तरह के जीव एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ साथ रहते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में भी एक एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि सिम्बायोसिस रिलेशन में होता है। वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में। एस्चेरिचिया कोलाई पाया जाता है, ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को खाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे लिए मतलब खत्म हो चुका है, हमें उनका जरूरत नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट को खाता है, और ये हमें वेस्ट प्रोडक्ट खाता है, और ये बदले में हमें रिटर्न में क्या देता है, ये रिटर्न हमें क्या करता है, तो विटामिन के, जो कि आपने पढ़ा होगा, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करवाने में, कोआगुलेटिंग करवाने में इसका मदद होता है, खून को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, और ये खाने का अवशोषण भी हो जाता है इन पर। ठीक है, तो ये था छोटी आंत के भाग थे। अभी हम लोग, ये सबसे लास्ट में एनस हो जाता है, फिर यहाँ करके खत्म हो जाता है, यानी पाचन एब्जॉर्प्शन का काम खत्म हो जाता है। फिर जब हम अब अगले क्लास में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे
पार्ट 2 में पढ़ेंगे इधर पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, मुझे आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय देना ना भूलें। आप बायोलॉजी में इसी तरह बने रहिए, हम आपको ग्रुप डी तक सारी की सारी बायोलॉजी की कोशिश करेंगे, सारा वीडियो हम प्रोवाइड करवा सकें। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए हम वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे और बने रहिए तब तक हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।